चलिए बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आपको चार क्वांटम नंबर्स के बारे में जानकारी दे दी गई थी कि चार क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, एन, एल, एम और एस। पहला क्वांटम नंबर जो था वो क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, जो कि एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो जानकारी किसके बारे में देता है, शेल के बारे में, है ना। किसी भी एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे अभी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, हमारा सारा फोकस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं या शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, शेल्स में। और शेल जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ होते हैं। शेल का एक और नाम क्या बताया गया था आपको, ऑर्बिट, ये बोल सकते हैं। तो अगर ये सपोज अगर हम इसको न्यूक्लियस मान लें, इसको हम न्यूक्लियस मान लें, तो न्यूक्लियस के आसपास एटम के अंदर कुछ इस तरह के सर्कुलर पाथ होते हैं जिन्हें शेल या फिर ऑर्बिट कहा जाता है। जो पहला सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के जस्ट पास में आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेल नंबर 1, जिसको जूनियर क्लास में के शेल के नाम से भी जाना जाता था। फिर अगला जो शेल आएगा उसे बोलेंगे शेल नंबर 2, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, जिसको एल, फिर एम, फिर एन, या शेल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह की कहानी आएगी। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स, ठीक है, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको कल बताया गया था पहले शेल में कितने सब शेल होंगे, एक, और वो कौन सा होगा, एसपीडीएफ में से एस। दूसरे शेल में दो, कौन कौन से, एस और पी। तीसरे में तीन, एसपीडी। चौथे में चार, एसपीडीएफ, एंड सो ऑन। पांचवे में पांच होंगे, लेकिन उस पांचवे की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर मैं बात करूं इस पहले शेल में, तो पहले शेल में कितना सब शेल होगा, एक, वो कौन होगा, केवल एस। अब वो इसमें कहीं भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे शेल में कौन कौन होगा, एस और पी। तीसरे में कौन कौन होगा, एस, पी और डी। चौथे में कौन होगा, एस पी डी एफ। पांचवे में एस पी डी एफ जी, ठीक है, ये सब होंगे। फिर हमने बात करी थी कि एस सबशेल जो है, देखो एस सबशेल पहले में भी है, दूसरे में भी और तीसरे में भी है। अब अगर मैं कभी आपको बोल दूं ये कि एक एस सबशेल है, कौन सा सबशेल है, एस, और मैं पूछूं कि ये एस सबशेल कौन से शेल नंबर का है, क्या पूछा मैंने, एस सबशेल कौन से शेल नंबर का, क्या आप बता सकते हो, बताओ, बता सकते हो क्या? सिर्फ एस लिख दिया तो क्या आप बता पाओगे? क्योंकि एस तो पहले में भी होता है, एस तो दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी होता है, कोई भी शेल उठाओगे हर किसी शेल में एस तो है। अगर मैं आपसे पूछूं पी सबशेल है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये पी सबशेल कौन से शेल का है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये कौन से शेल का है? पर मैं पूछूं कि ये कौन से शेल में नहीं हो सकता है, तो आप इतना जरूर बता सकते हो कि ये फर्स्ट का तो नहीं होगा, क्योंकि 1p का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो अगर हमें यह पहचानना है कि जिस एस या जिस पी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एस या पी कहां है, किस जगह पर है, ठीक है। तो अब जैसे है ना, आप लोगों ने कई बार सुना होगा एड्रेस की, कल हम बात कर रहे थे कि भाई कौन कहां रहता है। जैसे मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन या ये व्यक्ति रिंग रोड पे खड़ा है, कहां पर खड़ा है? अब रिंग रोड हर शहर में, आप कहीं भी जाओगे हर जगह रिंग रोड है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी है कि अब आपको सिर्फ इतना बोल दे कि रिंग रोड पे खड़ा है, तो रिंग रोड का कोई मतलब नहीं है। रिंग रोड हर जगह पर है, हर सिटी में जहां पर भी बाईपास निकल रहा है। मैंने बोल दिया बाईपास पे खड़ा, बाईपास इतने लाखों करोड़ों बाईपास है, कहां पर है क्या पता किसको। तो आपको इसके साथ इसका शेल नंबर भी मेंशन करना होगा, ठीक है ना। शेल नंबर मेंशन करना, जैसे मैंने मान लो मैंने लिखा 4s। अब आपको क्लियर है कि ये जो एस सबशेल है ये है एस, लेकिन कौन से शेल का एस है, 4 शेल का। क्या इससे हमको इसका गोले का नंबर पता चल जाता है? यस। अगर मैंने बोला 2p है, तो क्या आप बता सकते हो ये p कहां का है बेटा? यस। कौन से शेल का है? सेकेंड शेल का। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं। ये शेल्स के बाद, सबशेल को समझने के बाद हम लोगों ने बात करी थी ऑर्बिटल्स की, और हमने ये बात करा था कि एस में कितना डब्बा होता है, 1, पी में कितना डब्बा होता है, 3, डी में कितना डब्बा होता है, 5, और एफ में कितना होता है, 7। इस तरह की कल हम बात कर चुके हैं। हर डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये सारी चीजें कल कवर हो गई थी, ठीक। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान सुनना। नेक्स्ट जो पार्ट हमको यहां पर समझना है वो आ जाता है बेटा ऑफबाउस रूल, ठीक है। ऑफबाउस रूल या ऑफबाउस प्रिंसिपल के ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अब एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि हमारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन अब लगभग जाके स्टार्ट हो रहा है। कल तो हम लोगों ने थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट कवर किया था ताकि हमको चीजें समझ में आ सके, ठीक है। ऑफबाउ रूल, ऑफबाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले
कल भी बात आई थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स जब आप पढ़ते हैं, तो 3 रूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अवबाउस रूल, दूसरा हंट्स रूल, तीसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो कल हमने हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का एक बार यूज नाम मतलब बोला ही था मैंने। पॉलीज मैंने आपको बताया था कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। अवबाव पे आते हैं। अवबाव क्या बोलता है? अवबाव प्रिंसिपल सबसे पहले ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो ये अवबाव साइंटिस्ट का नाम नहीं, पहली बात। अपन जनरली ऐसा करते हैं कि भाई बर्नौलिस थ्योरम लिखी है तो बर्नौली ने दिया होगा, या वैसा 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 कुछ भी नहीं है। अवबाव कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, अवबाव एक जर्मन वर्ड है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी इवन लिखा ही है कि जब आप पढ़ेंगे इसको तो पैराग्राफ में देगा। अवबाव एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। क्या मीनिंग है? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब अब बिल्डिंग खड़ी करनी तो ऊपर से नीचे नहीं बनाते, नीचे से ऊपर बनाते हैं। थोड़ी पहले छत बना दी फिर नीचे बेसमेंट बना रहे, ऐसा नहीं होगा कभी। किसी भी चीज को हमेशा जब भी हमें बिल्डअप करना है तो बेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट पहले ट्रेंड बता दिया बाद में बताया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। 12वीं में जाके ऐसा नहीं सीखते कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और शुरू में नर्सरी में आपको IE, EN के ट्रेंड बता दे, कोई मतलब नहीं, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इतना बेस से बताने के बाद भी नहीं समझ आता तो उल्टा चलेंगे तो कभी समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कहानी है। जब हम है ना अवबाव की बात करते हैं तो अवबाव वर्ड जो है इसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप कहने का मतलब है कि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का सीक्वेंस समझेंगे। किसका सीक्वेंस समझेंगे? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। ये जो तीनों रूल है ना, अवबाव है ना, हंट्स रूल, या फिर हम बात करें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए बनाए गए। कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए कल बताया था एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब हमारे दिमाग में सबशेल चलना चाहिए फिलहाल में। क्या चलना चाहिए? सबशेल। सबशेल कौन होते हैं? एसपीडीएफ। अच्छा, एसपीडीएफ में भी एस अभी मैंने बताया था, सिर्फ एस लिख देने से काम नहीं चले। मुझे पता होना चाहिए कि 1s नाम का भी सबशेल होता है। ये 1s लिखने का मतलब क्या है कि फर्स्ट का एस है, 2s लिखने का मतलब सेकंड का एस, 3s लिखने का मतलब थर्ड का एस। और कल हमने पढ़ा था कि 1 में केवल एस होता है, 2 में एस भी होता है, 2 में पी भी होता है, थर्ड में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। तो कल हमने ये सब चीजें पढ़ रखी है। अब इन सबशेल में कल, हाँ एक बोल भी तो कल एक आध बच्चे आए थे बाहर, बोले सर थोड़ी स्पीड आपकी तेज रहती बोलेंगी तो 2-4 दिन में आप यूज टू हो जाओगे। ठीक है, मैं 1.5x पे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो परेशानी नहीं। बाद में कोई लेक्चर देखते तो बोले सर बाकी में थोड़ा तेज करके देखना पड़ता, आपके उसमें उतने में काम चल जाता है। ठीक है, यूज टू हो जाओगे, चिंता ना करें। ठीक है, स्पीड यही रहेगी पढ़ाने की, 2-4 दिन में आप। सही है? पक्का? ठीक है, 1s की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। 4 में कौन कौन होगा? 4s, 4p, 4d और 4f। इसी तरीके से 5 में हम बढ़ते जाएंगे, 6 में बढ़ते जाएंगे, 7 में बढ़ते जाएंगे। अब ये जितने भी सबशेल्स हैं ये सारे सबशेल एसपीडीएफ। बस इसके साथ 1 2 3 4 क्या बता रहा है कि ये कौन से शेल का सबशेल है। इलेक्ट्रॉन इन्हीं सबशेल के अंदर ही आएंगे क्योंकि इन्हीं सबशेल के अंदर डब्बे होंगे और उन्हीं डब्बों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कल आपको बोला भी था कि हम बोलते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। क्या इन सबशेल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। अब इन सबशेल में से इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएगा कि 3p में आएगा कि 4s में आएगा कि 3d में आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले कहां आएगा और दूसरी बार कहां आएगा, तीसरी बार कहां आएगा, चौथी बार कहां आएगा। उसका एक सीक्वेंस हमें बनाना है कि इलेक्ट्रॉन का फिल होने का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो क्या है, और उसको बताने का काम किसने करा? अवबाव रूल ने। बिल्डिंग अप मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी के सीक्वेंस में भरे जाते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है और फिर उसके बाद वहां जाएगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, क्योंकि पहले वही काम हो सकता है जिसमें कम एनर्जी लगती है और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी उसको वो काम होने की टेंडेंसी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पर एनर्जी सबसे कम है। अब एनर्जी का पता कैसे करें? वहां जाके तराजू लेके तो जाएंगे नहीं कि एनर्जी नाप रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए इन्होंने एक तरीका बताया कि आपको एक N+L रूल को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है बेटा? N+L रूल। अब ये N कल हमने पढ़ा, N का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या अगर मैं आपको कोई सबशेल लिख के दे दूं, जैसे मैंने सबशेल लिखा 1s, तो क्या आप N की वैल्यू बता सकते हो?
बिल्कुल बता सकते हो, नहीं बता सकते तो काम खत्म है अब, ठीक है। आगे सुनिए, एल की बात करें, एल का मतलब क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, कल पढ़ लिया था हमने। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ये हमें पता है। अब मैं आपको रैंडमली 2-4 सबशेल लिख के दे रहा हूं, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी, हम लोग सीधे वो सांप वाला एक डायग्राम आपने देखा होगा, नागिन जैसे ऐसे चलता ना, बट अपन समझ ले रहे हैं 2-3 चीजें, ताकि हमें क्लियर रहे कि भाई किस बेसिस पे इसको बनाया गया है। ये मैंने लिख दिया कुछ सबशेल्स। अब आप कैलकुलेशन देखो, जगह नहीं मिल रही क्या बालक, कौन मना कर दिया? अरे उधर नहीं बैठना बेटा, बालिकाओं के बीच में कहा है? अच्छा उधर से बैठा, मुझे लगा उधर बैठने गया, अभी जगह है उधर, काफी जगह है, मत परेशान हो ना। चलो चलो, है ना, अब इधर ध्यान दीजिएगा। सबशेल के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये तो सबशेल्स हो गए बेटे, और इनके लिए किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, N+L। अब हम लोग क्या है कि यहां पर कुछ एग्जांपल समझ रहे हैं। वैसे हमारे पास 7 शेल तक हमको पढ़ना है। कौन से शेल तक पढ़ना है? 7। हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो हमें 7 शेल तक पढ़ना है। अगर हम हर किसी का ये निकालने बैठ गए तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम बस एक एग्जांपल समझ ले रहे हैं, बाकी हम डायग्राम डायरेक्टली बना लेंगे, वो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है, 1। इसके लिए एन की वैल्यू 2, 2, 3, 3, 3 और 4। ये बात तो समझ में आ जाती है। अब एल की वैल्यू पे चलते हैं। एल की वैल्यू में पहले मैं सिर्फ एस की बात कर लेता हूं। हर जगह जहां जहां एस है, तो यहां पर एस है, यहां पर एस है, यहां पर एस है और यहां पर एस है। एस के लिए एल की वैल्यू कल पढ़ी थी हमने, क्या होती है, 0, 0, 0 और 0। फिर आता है पी, तो पी के लिए वैल्यू क्या थी, 1, और डी के लिए वैल्यू क्या थी, 2। ये हमने लिख दिया। अब इसको सम कर लेना है ना। अब इतना तो मेरे हिसाब से ऐड वेड करना आता ही है। तो इसका वैल्यू आ गया 1, 2, 3, 3, 4, 5 और 4। ये जो सम आया है 1, 2, 3, 4 जो भी आ रहा है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। इन सारे नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन है, 1, तो इसकी एनर्जी इन सभी में सबसे कम है। तो सबसे लोअर एनर्जी बताइए इनमें से किसकी हो गई, 1 है। इससे ज्यादा एनर्जी पे अब 1 वाला और कोई नहीं है। अब 1 से ज्यादा एनर्जी 2 की, 2 की है ना। अब 2 वाला केवल एक ही है और कोई नहीं है, तो 2 वाला कौन है, 2s। तो इस 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा। फिर इससे ज्यादा पे 2 से ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 3। 3 वाला अकेला है या एक से ज्यादा कैंडिडेट है, एक से ज्यादा कैंडिडेट है, दोनों का 3 है। अब दोनों का 3 होने का मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2p और 3s की एनर्जी बराबर लिख दो, आप ये नहीं कर सकते। अगर दोनों के N+L की वैल्यू बराबर आती है तो आपको इसने पहला तो इसने क्या बोला कि जिसके N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, उसी पे चल रहे हैं। और दूसरा इसने बोला कि अगर N+L की वैल्यू 2 केसेस में बराबर हो जाए, जैसे 3 और 3 आ रहा है, तो जिसके N की वैल्यू बढ़ी, जिसकी N की वैल्यू बढ़ी उसकी एनर्जी ज्यादा। अब मुझे बताओ, अगर ये भी 3 है ये भी 3 है, तो N+L के हिसाब से तो ये टाई हो गया। अब सुपर ओवर खेल रहे हैं, है ना, टाई हो गया, तो टाई ब्रेकर के फॉर्म में किसको यूज कर रहे हैं, N को। इसका N का वैल्यू 2 है, इसका N का वैल्यू 3 है, तो दोनों में से बड़े N की वैल्यू ये है। तो जिसके N की वैल्यू बढ़ी, अगर N+L बराबर है तभी ये बात लागू होगी, ध्यान रखना। अगर N+L बराबर है तो दोनों में से जिसका N ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब 3s की एनर्जी ज्यादा मानी जाएगी और 2p की एनर्जी कम मानी जाएगी। इसका मतलब है 2s के बाद आएगा 2p और 2p के बाद कौन आएगा, 3s। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की एनर्जी का सीक्वेंस देखें तो बताइए 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4। 4 वाले ये 2 कैंडिडेट है यहां पर, कौन कौन है, एक तो है 3p और एक है 4s। क्या इन दोनों के N+L की वैल्यू टाई हो चुकी है बेटा, यस। अगर N+L टाई हो चुका है तो फिर किसके बेस पे देखा जाएगा, N के बेस पे। इसका N 3, इसका N 4, यहां से भी दिख जाएगा। तो भाई पहले कौन आ जाएगा, 3p, फिर कौन आ जाएगा, 4s। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी, 5 वाले की, दैट इज 3d। तो ये आपको 11th क्लास में जब क्वांटम नंबर पढ़ते हो तब भी पूछा जाता है कि वाई द एनर्जी ऑफ 4s इज लोअर देन 3d वगैरह वगैरह फलाना ढिमाका, और अपन ये
N+L रूल से इसको समझते हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। अब जरा इस सीक्वेंस को हम लोग एक साथ देख लेते हैं सारे शेल्स के लिए। ध्यान रखना, ये जो 1s 2s 2p वगैरह, ये किसके बारे में बात हो रही? सब शेल्स के बारे में। कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में पहले जाएगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में बाद में जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, समझना इस बात को। ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल। ये 4 शेल बना दिए मैंने। सुनते जाना, समझते जाना। आगे जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कई जगह पर यूज करेंगे कि दिस एटम या दिस एलिमेंट कंटेन्स वेकेंट 3d ऑर्बिटल, इस तरह की बातें आएंगी, तो वो भी समझ लेते हैं ना। इसमें जनरली कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बता देता हूं। पहले शेल में एक ही सब शेल है, कौन सा? 1s। दूसरे में कितने? 2। कौन कौन? s और p। पर कौन सा s? 2s। कौन सा p? 2p। तो भैया दूसरे में आ गया 2s और 2p। अब इसको मैं s को इधर और p को इधर लिख सकता हूं, उसमें कोई परेशानी नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे में 3 s p और d। चौथे में 4 s p d और f। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, ये तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3s सबशेल, 3s कौन से शेल में आता है? खत्म बात। 3s में 3 लिख रहा है। अगर मैं पूछूं 4s कौन से शेल में आता है? 4। 5s कौन से शेल में आता है? 5। 6f कौन से सबशेल में आएगा? 6, सॉरी, कौन से शेल में आएगा? 6। मैं आपको बोलूं 5d कौन से शेल में आएगा? 5। गोला फिक्स है। ये वाला d किसका है? 5वें गोले का है। ये वाला f किसका है? 6ठे गोले का है। ये वाला s कौन से गोले का है? 3रे गोले का है। ये तो पोजीशन हुई कि एटम के अंदर ये वाला s या ये वाला d या ये वाला f कौन से शेल में मिलेगा, वो तो इसके साथ ही लिखा होता है। ठीक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है तो है तो ये सारे, लेकिन इनमें से इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि सीक्वेंस में ना भरे, पहले इसमें भर जाए, फिर उसमें भर जाए, फिर इसमें भर जाए, फिर इसमें भर जाए। तो अब हम ये जानकारी निकाल रहे हैं कि ये सब अपनी जगह पर बैठे तो है, लेकिन इनमें से, जैसे मान लो आप ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब बारी आई मिठाई बांटने की, इलेक्ट्रॉन देने की। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन देने वाला बराबरी ऐसे ही लाइन से दे। कभी कभी देखो ऐसे पेपर आते हैं स्कूल में, तो बांटते कैसे हैं? इधर उठा के बंडल यूं दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, बांट लो। तो वो लास्ट है तो वो पहले वाले शेल में बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है उससे पहले इसको मिल जाए, हो सकता है उससे पहले इसको भी मिल जाए, हो सकता है उससे पहले उसको भी मिल जाए। तो है तो वो फर्स्ट शेल में ही है, तो ये सेकंड शेल में ही है, तो ये थर्ड शेल में ही है, तो ये फोर्थ शेल में ही। लेकिन इनमें जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस से भरा जाए कि फर्स्ट वाले सबको पहले इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। सेकंड वाले एस और पी को पहले इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। थर्ड वाले एसपीडी लाइन से भरे, ये जरूरी नहीं। इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पे भरा जाएगा? एनर्जी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? और एनर्जी डिसाइड कौन करेगा? N+L रूल या ऑफ-बाउ रूल। क्या बात क्लियर है? अब सुनिएगा, मैंने अभी आपको बोला कि सबसे लोअर एनर्जी इनमें से किसकी है बेटा? 1s। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको प्राप्त होगा? 1s को। मतलब जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। क्लियर? सही है एकदम? ठीक। दूसरी बात देखिएगा, अगर सेकंड 1s में इलेक्ट्रॉन भर गया, s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसमें 0 भी हो सकता है। भाई डब्बा खाली है, डब्बा दे दिया, मिठाई नहीं दी अंदर, क्या हो सकता है? क्या है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, पर इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए और किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मिठाई और ये 2 ही खा सकता, तो 8 किसी और को तो देनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद में किसकी बारी आएगी? 2s। अब 2s की बारी आई तो बताइए 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल होगा? 2s। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा? 2p और फिर 3s। तो यहां देखिए 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में गया और फिर किस में गया? 3s। ये सीक्वेंस चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस किस में, किस सीक्वेंस में फिल हो रहे हैं। अच्छा, 3s के बाद अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो 3p, फिर 4s, फिर 3d। ध्यान देना, 3p 4s 3d, 3s के बाद 3p। अब देखो थर्ड में d पड़ा तो है, लेकिन 3d से लोअर एनर्जी किसकी है? 4s की।
तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जा रहा है, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s। और अगर इलेक्ट्रॉन 4s में तो क्या 3d खाली पड़ा हुआ है, तो इसको हम आगे जाके बोलेंगे वेकेंट 3d ऑर्बिटल। क्या इसमें 3d है या नहीं है, पर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, वो अलग बात है, वो एनर्जी के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। और एक बार 4s भर गया तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरना चालू होगा, 3d में। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 3d कौन से गोले में आता है, थर्ड में। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते वक्त इसमें इलेक्ट्रॉन तीसरे नंबर पे भरे, ये जरूरी नहीं है। क्या बात क्लियर है सबको? पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। ठीक, चलिए अब एक काम करेंगे, यहां पर हम लोग अफबाउ रूल के ऊपर बात कर रहे थे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान सुनना। सबसे पहले शेल में कौन है, केवल s। कौन सा s है, 1s। सेकेंड में कितने सब शेल है, 2 है ना। अभी ये इसको लाइन को छोड़ दो, सिर्फ गोलों पे ध्यान दो। पहले में केवल s, दूसरे में 2 सबशेल s और p, तीसरे में 3 सबशेल sp,d, चौथे में 4 sp,df, पांचवें में 5 sp,df,g भी आएगा। इधर सुनते जाना, अभी आप बनाओ मत। सिक्स्थ में 6 होंगे sp,d,f,g,h, सेवेंथ में 7 होंगे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, अगर हम इसका डायग्राम बनाए, है ना, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं आपको यहां पर बनाता हूं। पहले शेल में केवल s, दूसरे में s के साथ साथ p, तीसरे में 3, कौन कौन, s, p और d। ये 3d कौन से शेल में आ रहा है, कौन से शेल में आ रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी तीसरे नंबर पे भरी जाए ये जरूरी नहीं है। चौथे में कितने आएंगे, 4, 4s, 4p, 4d और 4f। पांचवें में कितने आएंगे बेटा, 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। 5g भी मैं लिख दे रहा हूं, है ना, 5G का जमाना चल ही रहा है वैसे भी। इधर आ जाते हैं 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और 6h। पर अब उसको नहीं लिख रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। जरूरत हमको, मैंने कल बोला था 121 एटॉमिक नंबर आने पे पड़ती, तो ये थोड़ा सा दिखा देंगे आपको एक बार। 7s, 7p, 7d, 7f। और अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है। फ्यूचर में जो अगला पीरियड, अभी देखो 118 एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में भरते हैं ना, उसमें 7वां पीरियड पूरा भर जाता है। तो अब फ्यूचर में जाके 7th पीरियड के बाद अगला पीरियड कौन सा आएगा, 8th। तो उसको हम यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, 8th पीरियड को। ठीक है, 8th पीरियड को हम लोग यहां मेंशन कर देंगे 8s के नाम से, क्योंकि स्टार्ट 8s से ही होगा, s, p, d, f, g ऐसा। अब जरा ध्यान सुनना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने n+l का वैल्यू बताया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें गया था, 1s। 1s में गया था बेटा, 1s। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन बनाई है, लाइन का पहले डायरेक्शन देख लो, ऊपर से नीचे की तरफ, तीर किधर से चल रहा है, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन बनानी है आपको, पैरेलल बनानी मतलब इसके पैरेलल 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2s, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2p और 3s, इसके पैरेलल चलते जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर इसके पैरेलल बनाते जाओ, फिर 3p और 4s, फिर उसके बाद पैरेलल लाइन बनाओ तो 3d, 4p और 5s, फिर उसके पैरेलल लाइन बनाओगे तो 4d, 5p और 6s, फिर उसके पैरेलल लाइन बनाओगे तो 4f, 5d, 6p और 7s। एक बार इतना पहले लिख भी लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 1s। आप बताते जाइए, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, फिर आएगा 4d, 5p, फिर आ जाएगा 6s, 4f, 5d और 6p, फिर आ गया 7s के बाद जाएगा 5f, 6d, 7p और फिर आ जाएगा 8s और सो ऑन। ये कहानी बनेगी। अब देख लो, 7s के बाद किसमें गया, 5f, 6d, 7p, यहां तक ही अभी तक 7 पीरियड ही है। ये आगे मैं डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। और 8s के बाद अगर मैं अगली पैरेलल लाइन बनाऊं तो कौन कट हो जाएगा, 5g। तो 8s के बाद अगली जो लाइन बनेगी उसमें कौन आ जाएगा बेटा, 5g। ये दोनों जो सर्कल बनाए ये फ्यूचर में यूज होने वाले सबशेल्स होंगे, ठीक है। तो एक काम करेंगे, डायग्राम बना लो और अफबाउ रूल का सीक्वेंस लिख लें। जरूरत नहीं उसकी,
n+l निकालने की अपने को जरूरत नहीं, अपन को तो सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब ये सीक्वेंस जो है ये अपने दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए ना, ये याद होना चाहिए एकदम। कॉन्फ़िगरेशन इसी के बेस पे लिखेंगे हम लोग। चले बेटा, है ना। अब ये जो डायग्राम अभी हम लोगों ने बनाया है, इसका ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस अपने को याद होना चाहिए। अगर सीक्वेंस याद नहीं आ रहा है तो आपको डायग्राम बना के बता दिया, आप इसके थ्रू भी इस सीक्वेंस को बना सकते हैं। ठीक, सारा का सारा सीक्वेंस किस बेसिस पे बना हुआ है? n+l की वैल्यू के हिसाब से। जिसकी n+l की वैल्यू कम है वो पहले आएगा, जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा है वो बाद में आएगा। इनकेस n+l की वैल्यू बराबर हो जाती है तो जिसका n छोटा और जिसका n बड़ा, कम वाले की एनर्जी कम, ज्यादा वाले की एनर्जी ज्यादा। पर ये तभी लगाना है जब n+l की वैल्यू सेम हो। ये सारी चीजें हमने समझ ली, ठीक है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। अव्वा रूल का ये जो सीक्वेंस पढ़ा, इसके बाद 2-3 बातें मैं आपको और बता देता हूं जो अब हमें यूज करनी होगी। ध्यान सुनिएगा। किसी भी एटम में सेंटर में कौन आ गया? न्यूक्लियस। अब एटम में कितने शेल होंगे वो तो एटम के ऊपर निर्भर करेगा कि हम कौन से एलिमेंट की बात करें। जैसे हाइड्रोजन है तो एक ही शेल होगा, सोडियम है तो 281 3 शेल होंगे, क्लोरीन है 287 3 शेल होंगे, इस तरह की बात चल रही है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर मान लो ये पहला शेल है, मान लो ये दूसरा शेल है, मान लो ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, और इसमें कितने भी शेल हो सकते हैं। पर हमने सारे शेल बना दीजिए। मान लीजिए किसी के अंदर इतने ही शेल है। बेटा इतना आपने सुना होगा, एक टर्म सुनी होगी, आउटर मोस्ट शेल। कौन सी टर्म सुनी होगी? सुन रखा है भाई सबने? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने ये शब्द ना सुना हो, आउटर मोस्ट शेल। ठीक, तो अब हम यहां पर शेल के ऊपर बात करेंगे। कौन से शेल के ऊपर बात करेंगे? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को शॉर्ट में OMS भी लिख देंगे, OMS। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। एक आता है पेनल्टीमेट शेल।
एक आता है प्री पेनल्टीमेट शेल, एंटे पेनल्टीमेट भी बोल देते हैं इसको। प्री पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल का ही दूसरा नाम एंटे पेनल्टीमेट शेल होता है ना। प्री पेनल्टीमेट जनरली सुना होता है, एंटे पेनल्टीमेट यूज नहीं होता इतना, लेकिन कभी एग्जाम में आ जाए तो जानकारी होनी चाहिए कि प्री पेनल्टीमेट को ही क्या बोला जाता है, एंटे पेनल्टीमेट शेल। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से जनरली। ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, दर्शाना। ठीक है, ठीक है, सही है, एक तरह से मान ले। जैसे हो सकता है किसी एक व्यक्ति का नाम है ना, दोस्तों में ऐसे नाम रहते कॉमन फेमस, कोई एक हो सकता है उसको चिंटू बोलता हो, कोई उसको पप्पू बोलता हो, कोई बबलू भी बोल सकता है, जरूरी थोड़ी कि सब एक ही नाम से जानते हो। तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन का कोई सिर पैर नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन अपने हिसाब से माना जाता है कि भाई हम इसको इस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लिए आज से ये ऐसे ही जाना जाएगा। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मैंने आउटर मोस्ट शेल को एन लिखा, हो सकता है कोई इस एन को n+1 बोल दे, कोई हो सकता है इस n को n-1 बोल दे, पर जो आपने रिप्रेजेंटेशन लेना है वो एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन लेना है। और जनरली आउटर मोस्ट शेल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, n। क्या ये रिप्रेजेंटेशन अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, बट हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं जो लिटरेचर में लिखा जाता है। अगर कोई आपको बोल दे कि इफ आउटर मोस्ट शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय n+1, तो आपको उसको n+1 मान लेना है, क्वेश्चन में हो सकता है दे दे। तो ये है ना, वहां पर ऐसा नहीं होना, नहीं नहीं हमारे सर ने तो बोला था एन ही मानना, हम n+n नहीं माने, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, चीटिंग करता है साला, ऐसा नहीं। देखो इधर आउटर मोस्ट शेल को क्या लिख दिया, n। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा, सबसे बाहर वाला जो शेल है उसको हमने क्या बोला है, आउटर मोस्ट शेल। अगर इसका वैल्यू n है तो उससे कम वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, n-1। उससे कम वाले का क्या हो जाएगा, n-2। उससे कम वाले का क्या हो जाएगा, n-3। अगर और कोई होता तो n-4 लिख देते। मान लो जिसने रिप्रेजेंटेशन चेंज किया उसने आपको बोल दिया कि मान लो आउटर मोस्ट शेल को मैंने n+1 मान लिया, क्वेश्चन में ही दे दिया आउटर मोस्ट शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय n+1। तो बताओ अब आपका जो अंदर वाला है ना, सेकंड, ये लास्ट शेल हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया, तो सेकंड लास्ट को आप क्या लिखोगे, n-1 थोड़ी लिख सकते अब n लिखोगे। अब इसको क्या लिखोगे, n-1। इसको क्या लिखोगे, क्या ये बात क्लियर है। बट अभी हम इस तरह की कोई भी बात मान के नहीं चल रहे, हम स्टैंडर्ड नोटेशन ले रहे हैं, और स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर हम लोग आउटर मोस्ट शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। आउटर मोस्ट शेल ये हो गया, ये लास्ट शेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल। जो सेकंड लास्ट शेल है उसको बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। फिर जो थर्ड लास्ट शेल है उसको क्या बोला जाता है, प्री पेनल्टी। और फोर्थ लास्ट वगैरह का ऐसे कुछ अलग से नाम नहीं है, अपने को 3 ही शेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो उसमें या तो एनएस एनपी आता है, या n-1 डी आता है, या n-2 एफ आता है। तो हमें n-1 और n-2 तक की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम उन रिप्रेजेंटेशंस को अभी समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए आउटर मोस्ट शेल मतलब कौन सा शेल, सबसे लास्ट। जो सेकेंड लास्ट शेल है उसको क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट। जो थर्ड लास्ट है उसको क्या बोलेंगे, प्री पेनल्टीमेट या फिर एंटे पेनल्टीमेट। तो आउटर मोस्ट शेल को n लिख दिया, ये सेकेंड लास्ट शेल है तो ये उससे एक कम n-1 हो गया, और ये वाला शेल उससे भी एक कम, दैट इज n-2 हो गया। ये लिख लीजिए नाम एक बार, आगे कभी यूज हो जाए कि n इज नोन एज आउटर मोस्ट शेल, n-1 पेनल्टीमेट, n-2 प्री पेनल्टीमेट के नाम से जाना जाएगा। चलिए, है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे बेटा सभी लोग,
ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने समझा, इसके बाद हम लोग आगे की कुछ बातें डिस्कस करने वाले, वो क्या है। आज के लेक्चर में हमारा जो पूरा फोकस है वो किसके ऊपर है? सबशेल के ऊपर है। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना। किसके ऊपर फोकस है? सबशेल। सबशेल कौन कौन है? सबशेल एसपीडीएफ। सिर्फ एसपीडीएफ बोलने से पता चल जाएगा क्या कौन सा एस है कौन सा पी है? नहीं। हमारे सबशेल 1s 2s 2p 3s 3p, वो जो अभी डायग्राम हमने देखा था, उन सबके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान सुनना। अब दो चीजें यहां पर माइंड में बिल्कुल क्लियर करना है आपको। वो क्या? जब आप किसी सबशेल की बात करते हो, मतलब एसपीडीएफ की बात कर रहे हो सकता है वो 1s हो 2s हो 3s हो, अभी मैं एसपीडीएफ बोल दे रहा हूं। जब आप किसी सबशेल की बात कर रहे हो तो आपको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, कि वो जो सबशेल की आप बात कर रहे हो वो किस शेल में आता है। लेकिन इसी ये जो अवबाव रूल अभी हमने देखा, इसी अवबाव रूल के बेसिस पे हमारे पीरियोडिक टेबल का पूरा डिजाइन बना हुआ है। हमने बोला था कल कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है एसपीडीएफ। हमने बोला था एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल का डिजाइन ऐसा बना, तो कैसे बना, उन सब चीजों के ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके लिए हमें सबशेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबशेल के बारे में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो क्या? पहला क्वेश्चन, कि जो भी सबशेल आपको दिया है वो सबशेल किस शेल को बिलोंग करता है, और दूसरा, जिस सबशेल की आप बात कर रहे हो वो सबशेल कौन से पीरियड नंबर में आता है। सबशेल का शेल नंबर और पीरियड नंबर सेम हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पीरियड नंबर क्या बताएगा? देखो अपना जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो अवबाव रूल का वो जो n+l का वैल्यू है, कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, उसके बेसिस पे बना है हमारा पीरियोडिक टेबल का डायग्राम। लेकिन सबशेल, जैसा अभी मैंने 4s और 3d के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि 4s और 3d में से जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते थे कि यहां पर 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया था और उसके बाद में 3d में गया। 4s है तो 4th शेल में ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते वक्त 3d से पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हो जाता है। तो अब हम एनर्जी के सीक्वेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। वो सीक्वेंस क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके सामने सीक्वेंस लिखा है, ये आपके पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस ब्लॉक में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। ये 1s 2s क्या है? फर्स्ट पीरियड का s, फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड का s, फिर सेकेंड पीरियड का p, ऐसा चलेगा। अभी ये जो 1 2 3 4 ये शेल नंबर, ये पीरियड नंबर नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस को समझिएगा। और उस सीक्वेंस को समझने से पहले मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, 3 शेल बोले मैंने, n-1 और n-2। बहुत ध्यान सुनना। 4 सबशेल है आपके पास, s, p, d और f। ये जो n-1 और n-2 है, ये क्या बता रहे हैं? शेल नंबर। क्या बता रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल। शेल लिखा है मैंने, मतलब ये किसको बता रहे हैं? शेल नंबर को। s और p का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, हमेशा n में जाते हैं। किस में जाते हैं? इसका कहने का मतलब हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं? आउटर मोस्ट s सबशेल, आउटर मोस्ट p सबशेल। डी का इलेक्ट्रॉन अभी आगे समझ में आ जाएगा, अभी बस एक ब्रीफ बता रहा हूं कि आगे क्या पढ़ने वाले। डी का इलेक्ट्रॉन हमेशा n-1 में जाएगा। इसीलिए आप जब डी की कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ोगे ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आपको n-1 देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा बताता हूं थोड़ी देर में। n-2f, ये दिमाग में फिट कर लो। s और p के साथ 3 शेल है आपके पास, n, n-1, n-2, ये लास्ट तक काम आएगा। s और p के साथ जो शेल एसोसिएटेड होगा वो शेल कौन सा होगा? n आउटर मोस्ट, n बोल रहा हूं अभी फिलहाल में। d के साथ जो शेल एसोसिएटेड होगा वो कौन सा होगा? n-1। और f के साथ जो शेल एसोसिएटेड होगा वो कौन होगा? n-2। s और p का इलेक्ट्रॉन हमेशा n में जाएगा, d का इलेक्ट्रॉन n-1 में जाएगा, f का इलेक्ट्रॉन हमेशा n-2 में जाएगा। ये बात पक्की, अभी प्रूव हो जाएगी, थोड़ी देर में इंतजार करिएगा। इसका मतलब S और P में मैं बोलूंगा कि S और P में आउटर मोस्ट शेल, D में 1 का गैप आ जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट से 1 कम, और F में 2 का गैप आ जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट से 2 अंदर वाले शेल में जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कैसे पता चलता है, ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा मुझे बताइए, एलिमेंट एक लिया मैंने सोडियम, एक एलिमेंट लिया क्लोरीन, और एक एलिमेंट लिया मैंने जिंक।
सुनते जाना है ना, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन पे हल्का सा चर्चा कर रहा हूं। सोडियम, क्लोरीन, जिंक। कल मैंने आपको बोला था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम कौन से ब्लॉक में आता है तो आप बताते हैं कौन सा ब्लॉक, एस। हमें पता है एस ब्लॉक में आता है क्योंकि हमने कई बार उसका डिजाइन देखा है, डायग्राम देखा है, तो हमें पता है कि एस ब्लॉक में आता है। क्लोरीन कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक। जिंक कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक। लेकिन सोडियम को एस ब्लॉक में ही क्यों रखा गया, क्लोरीन को पी ब्लॉक में ही क्यों रखा गया, और जिंक को डी ब्लॉक में ही क्यों रखा गया? इस सब के जवाब अभी हम यहां पर देख रहे हैं, और इनका जवाब हमें ऑफबाउ रूल से मिलेगा, क्योंकि ऑफबाउ रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल क्वांटम नंबर, ऑफबाउ रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, जिंक का 30। आई होप ये याद होगा, और जिसको ये याद नहीं उसका काम खत्म है, ये ध्यान रखिएगा। इतना तो याद होना ही चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए इस लेवल पे। सोडियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 1s। अवबाव रूल अभी हमने देखा था, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। इसके आगे की इसमें जरूरत नहीं होती। अच्छा, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, टोटल कितने हो गए 10। तो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं पर है ही नहीं, एक ही बचा है, तो अपन ने 3s1 भर दिया। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, बताते जाइएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन अपन ने सीक्वेंस में भर दिए। ये सीक्वेंस कौन सा यूज हो रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑफबाउ रूल का सीक्वेंस। जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और फिर 3d10। ये जिंक के 30 इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था हमने कर दी अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ रूल सीक्वेंस। ऑफबाउ रूल किसकी जानकारी देता है, एनर्जी की। दिमाग में क्लियर रखिएगा, ऑफबाउ रूल से, n+l रूल से सबशेल के इंक्रीजिंग, बिल्डिंग अप, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर पता चलता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। अब आगे सुनिए, कोई भी एलिमेंट, ध्यान से सुनना इस लाइन को, हमने बोला सोडियम को एस ब्लॉक में रखा गया है, क्लोरीन को पी ब्लॉक में रखा गया और जिंक को डी ब्लॉक में रखा। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली किसी भी एलिमेंट को किसी ब्लॉक का मेंबर तब माना जाता है जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में एंटर हो जाए। कहां एंटर हो जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है उसको उसी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। जैसे आप देखो, सोडियम में इलेक्ट्रॉन इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s में गया कि 2s में गया कि 2p में गया कि 3s में गया, 3s। अब 3s में सबशेल sp-df में से कौन आ रहा है, s आ रहा है। तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में गया, इसलिए सोडियम को कौन से ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा बेटा, s ब्लॉक। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है उसको उसी ब्लॉक का मेंबर माना जाता है। इसके 2-3 एक्सेप्शन है, वो आगे आएंगे, बट इन जनरल ये 99% वैलिड बात है। ठीक है, इधर आइए, क्लोरीन की बात करें। क्लोरीन का जब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इलेक्ट्रॉन 1s, 2s, 2p, 3s, 3p सब में गया, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया बेटा, 3p में। 3p में s है या p है, p है। इसीलिए क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि p में गया, इसीलिए इसको कौन से ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा बेटा, p ब्लॉक का। जिंक पे आइए, जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, तो इसीलिए इसको किसका मेंबर माना जाएगा, डी ब्लॉक का। तो पहली चीज हमने ये समझी कि भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में जो जो एलिमेंट रखे गए हैं उनका बेसिस क्या है, उनका बेसिस है उनका कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी जाए, किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो वो एस ब्लॉक, किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो वो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक, और अगर एफ में जाता तो एफ ब्लॉक। एफ इसलिए नहीं लिखा, कॉन्फ़िगरेशन बहुत लंबी चौड़ी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, खैर ये हमने पहली बात समझी कि किसी एलिमेंट को किसी ब्लॉक का मेंबर बनने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना होता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया कि पी में गया कि डी में गया कि एफ में गया। ठीक, आगे सुनिएगा, ये बात समझिए। अब एक बात समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला शेल नंबर की जब हम बात करते हैं तो 3 तरह के शेल है। कौन कौन से, n, n-1 और n-2। s और p के साथ लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा n में दिखेगा, d के साथ लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 और f के साथ n-2। मतलब s और p में कोई गैप नहीं है, d में 1 का गैप है और f में 2 का गैप है।
अब ये देखो जरा ध्यान से समझना इस बात को, ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी है, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या लिखा है मैंने 1s, ये 1 क्या बता रहा है, शेल नंबर, क्या बता रहा है 1 का एस सब शेल, इस तरह से बोला जा सकता है। मुझे बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से शेल नंबर दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों को मैं लाइन से अरेंज कर दूं, कैसे अरेंज कर दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, शेल के हिसाब से। अभी एनर्जी नहीं देख रहा, अभी शेल के हिसाब से बात कर रहा हूं, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। तो बेटा 3 तरह के शेल है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर इन तीनों में से मैं आपको बोलूं कि कौन सा शेल आउटर मोस्ट होगा, तो क्या आप बता सकते हो, ऑब्वियसली 3, एस नहीं 3, एस तो सब शेल है, शेल की बात चल रही है। मुझे बताइए सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, 3 होगा ऑब्वियसली। और जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, क्या उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यस। अच्छा, उससे छोटा शेल जो पेनल्टीमेट होगा, क्या अगर n की वैल्यू 3 है तो n-1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यस। तो ये सेकेंड लास्ट शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n-1, और उससे एक कम वाले को क्या बोल देंगे, n-2। मतलब सोडियम का अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटर मोस्ट शेल का नंबर क्या है तो 3, सोडियम के पेनल्टीमेट शेल का नंबर क्या है तो 2, और सोडियम के प्री पेनल्टीमेट शेल का नंबर क्या है तो 1। अच्छा मुझे बताइए क्या ये एस ब्लॉक का मेंबर है या नहीं है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे फोकस करिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है क्या वो nth एस में जा रहा है या n-1 के एस में जा रहा है या n-2 के एस में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो तीनों में, लेकिन क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 एस में गया या n-1 एस में गया या ns में गया, ns में गया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एस के साथ जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा कौन सा नंबर होगा बेटा, ns होगा। देखते चलिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें पी की, पी में कितने, मतलब ये क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन में कितने शेल दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, 3 ही तो शेल आ रहे हैं। 1, 2, 3 में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा शेल नंबर, आउटर मोस्ट शेल नंबर क्या है, तो ऑब्वियसली 3 होगा। तो ये पूरा ही तो 3 है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, n। उससे एक कम वाले को क्या बोल दिया, n-1। उससे एक कम वाले को क्या बोल दिया, n-2। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो ये पी ब्लॉक का है, तो मुझे बताओ वो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है। और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पी में जा रहा है वो पी n-2 का पी है या n-1 का पी है या n का पी है, n का पी है। तो पी ब्लॉक में भी हमेशा आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन जो दिखेगा वो उस पी में दिखेगा जो आउटर मोस्ट शेल का है, मतलब एन पी में दिखेगा। n-1 पी या n-2 पी का पी के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। आगे बढ़िए, जिंक पे आइए। जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में। यहीं से तो पता चला कि ये डी ब्लॉक का है। इसमें शेल नंबर जरा ध्यान से देखो, कौन कौन सा शेल नंबर दिख रहा है, 1, 2, 3, यहां भी और यहां भी है, और 4। इसमें 4 शेल है बेटा। कौन कौन से शेल है, 1, 2, 3, यहां और यहां, ये दोनों 3 और 4, 4 शेल है इसके अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी में। शेल कितने हैं, 4। अब मुझे बताइए सबसे बड़ा शेल नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा होगा, 4। कौन सा होगा, 4। तो ये जो 4th शेल है, इस 4th शेल को हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा, n। n इसको n मत मान लेना कि सबसे बाहर दिख रहा है तो n मान लिया, नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़े शेल नंबर को क्या माना जाएगा, n। आउटर मोस्ट शेल का मतलब सबसे बाहर वाला शेल नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरते वक्त तो बाहर अंदर पहले कहीं भी आ सकता है, वो तो एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये हो गया n। तो मुझे बताओ अगर 4 n की वैल्यू है तो 3 को क्या बोलूंगा, n या n-1। तो ये भी n-1 में गए हैं और ये भी n-1 में गया है। ये जो है ये क्या कहलाएगा, n-2, और ये क्या कहलाएगा, n-3। आप देखो अगर डी ब्लॉक का मेंबर होना है, अगर डी ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन वो डी कौन सा होगा, एन डी होगा या n-1 डी होगा, n-1 डी होगा। तो डी के साथ जो शेल नंबर चलता है वो एन डी नहीं होता है एस और पी की तरह, वो क्या होता है, n-1।
और इसी तरीके से जब F लिखूंगा तो F के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाएगा वो NF में नहीं जाएगा, वो N-1F में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? N-2F में। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो अब हमने यहां पर क्या समझा, ये जो 3 शेल नंबर मैंने आपको बताए थे, इसका सिग्निफिकेंस हमने यहां देखा कि S और P के साथ आगे फ्यूचर में मैं बार बार आपको यही बोलूंगा कि S और P में इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा NS या NP में जाएगा, D में इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा N-1D में जाएगा, और F का इलेक्ट्रॉन हमेशा N-2F में जाएगा। ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आप में से अगर किसी को ये लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए ना, अब यहां पर ध्यान देना बेटा 2 मिनट ले। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि कभी भी अगर हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का होता है तो हमको क्या देखना है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया तो S ब्लॉक, P में गया तो P ब्लॉक, D में गया D ब्लॉक, F में गया F ब्लॉक। S में जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो NS होगा या N-1S होगा या N-2S होगा, NS होगा। P में लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा किस में जाएगा, NP में जाएगा। D का लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1D में जाएगा और F का लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2F में जाएगा। एक और बात आती है, वो बात आती है पीरियड नंबर फाइंड आउट करने की। कौन सी बात आती है? पीरियड नंबर। हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। अब उसमें से कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में आएगा, कौन फर्स्ट में आएगा, कौन सेकंड में आएगा, कौन थर्ड में आएगा, उसके लिए आपको आगे, वैसे हम इस चीज को आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर बात चल रही है इसलिए बता देता हूं। हमें अगर किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन में से सबसे बड़े शेल नंबर को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? सबसे बड़े शेल नंबर को क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट शेल। क्या बोला जाता है? सोडियम में कितने शेल हैं? 1, 2 एंड सबसे बड़ा शेल नंबर ये थर्ड पीरियड का है। कौन से पीरियड का है? पक्की बात है। क्लोरीन में कितने शेल आ रहे हैं? 1, 2, 3। सबसे बड़ा शेल नंबर ये थर्ड पीरियड का है। जिंक में कितने पीरियड आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा शेल नंबर। इलेक्ट्रॉन भले लास्ट थर्ड में गया हो लेकिन सबसे बड़ा शेल नंबर 4 है, इसलिए ये कौन से पीरियड का? फोर्थ पीरियड का। पीरियड नंबर इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय आउटर मोस्ट शेल नंबर। किससे डिटरमाइन होगा? आउटर मोस्ट। फिक्स है। ये कौन से पीरियड का आता है? फोर्थ पीरियड का। क्या आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस सीरीज को 3D सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में आती है। कौन से पीरियड में आती है? फोर्थ। क्यों आता है उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। यहां पर ये जो बात हम लोग देखने वाले थे, अभी जैसे मैंने आपको बोला 3D, ध्यान सुनना, 3D
तो 3D में अगर मैं शेल नंबर को देखूं तो शेल नंबर कौन सा है 3 ये, लेकिन इसका पीरियड नंबर कौन सा है 4। 3D की जब फिलिंग होती है तो वो 4th पीरियड में फिलिंग होती है। कौन से फिलिंग होती है 4th पीरियड। तो किसी भी सब शेल का शेल नंबर एक अलग चीज है। शेल नंबर मतलब एटम के अंदर कौन से गोले में है, और पीरियड नंबर का मतलब वो जो 118 एलिमेंट का अरेंजमेंट बना हुआ है, जो किसके बेसिस पे बना है n+l अफबाउ रूल, उसमें वो कौन से लाइन में आ रहा है, पहली लाइन में आ रहा है कि दूसरे लाइन में आ रहा है कि तीसरे में आ रहा है कि चौथे में आ रहा है। 3D की उस पीरियोडिक टेबल के डिजाइन में जो पोजीशन होती है वो 3D की पोजीशन कौन से लाइन में होती है बेटा 4th लाइन में होती है, इसीलिए उसको किसका मेंबर माना जाएगा 4th पीरियड का मेंबर माना जाएगा। अब ये पता कैसे करें कि कौन सा सबशेल किस शेल का है और कौन सा सबशेल किस पीरियड का है, ये अब हमारे चर्चा का विषय है। ध्यान सुनिएगा, आपके पास कितने सबशेल हैं, ये सारे सबशेल हैं। अब इनमें से हर सबशेल के बारे में कि हर सबशेल किस गोले में आता है, इसका मतलब क्या हो गया शेल नंबर, और हर सबशेल किस पीरियड में आता है, ये रिप्रेजेंटेशन समझ लेना। ऐसा करूंगा मतलब शेल नंबर पूछ रहा हूं, ऐसे करूंगा मतलब पीरियड नंबर पूछ रहा हूं। पीरियोडिक टेबल सबने देखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं पीरियड, टॉप टू बॉटम के अरेंजमेंट को ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है 7, कितने ग्रुप है 18। अब हम पीरियड और शेल पे बात कर रहे हैं, ग्रुप कभी नहीं ले रहा हूं ना। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है और किस शेल का है उसके ऊपर बात करेंगे। इधर देखिएगा, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं 7। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पीरियड है। अब किस पीरियड में कौन सा सबशेल आएगा, सबशेल मतलब एसपीडीएफ 1s 2s 2p किस पीरियड में आएगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और कौन सा सबशेल किस पीरियड में आएगा ये किससे डिसाइड होता है, शेल नंबर से डिसाइड होता है या n+l से डिसाइड होता है, n+l से डिसाइड होता है। अब n+l से कैसे डिसाइड करेंगे, आइए इधर समझते जाइएगा। ये जो सीक्वेंस है ये वाला, इसको जरा ध्यान से देखना। जिस सबशेल के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी एक सबशेल मान लेते हैं, आप बोलो कौन सा सबशेल ले ले, तो बोल दे 4D ले लेते हैं, इसने बोल दिया 4D ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पूछूंगा तो उतने तो सबशेल ही नहीं है ना। तो एक हमने सबशेल ले लिया 4D। अब मुझे यह पता करना है 4D के बारे में 2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 4D कौन से शेल में आता है और 4D कौन से पीरियड में आता है। 4D कौन से शेल में आता है, इसका आंसर आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। उसमें आता है 4 में, नंबर 7 में लिखा हुआ है। 5F कौन से शेल में आता है 5। 8S कौन से शेल में आता है 8, फिक्स है, ये 8वें शेल का S सबशेल है, ये 5वें शेल का F सबशेल है, ये चौथे शेल का D सबशेल है। शेल नंबर तो वही लिखा है, पर अब ये किस पीरियड में आता है ये हमें जानकारी निकालनी है। कैसे जानकारी निकालेंगे उस पर बात करते हैं, ध्यान सुनना। अभी हमारा टारगेट कौन 4D। आपको ये अफबाव का रूल याद होना चाहिए, और अफबाव रूल के हिसाब से आप 1s से लेके शुरुआत से लेके जिसके बारे में जानकारी चाहिए वहां तक आपको चलना है। यहां से लेके यहां तक चलो। सबसे बड़ा नंबर पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स दी आउटर मोस्ट शेल नंबर, तो आपको यहां से यहां तक चलना है। यहां से यहां तक चलने में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 क्या दिख रहा है 5, इसका पीरियड नंबर 5 है। क्या बात समझ में आई। इसका शेल नंबर 4 है लेकिन इसका पीरियड नंबर 5 है। तो इसमें 4D की जो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में आएगी ना, वो पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में नहीं आएगा, 5वीं लाइन में आएगा। कौन सी लाइन में आएगा, जिसको हम 5th पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे 5th पीरियड। ध्यान सुनना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 5F पे आ जाते हैं। आपको 5F से पूछा जाए कि 5F कौन से शेल में आता है, तो आंसर इज 5। लेकिन पीरियोडिक टेबल में 5F को पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी किस लाइन में रखा गया, उसके लिए आपको यहां से लेके यहां तक चलना है। सबसे बड़ा नंबर, इसका मतलब ये कौन से पीरियड में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे आगे, लैंग्वेज को समझना, 5F बिलोंग्स टू 7th पीरियड। क्या बोलूंगा मैं, 4D के बारे में बताओ, 4D बिलोंग्स टू 5th पीरियड। अच्छा मुझे बताओ 4D कौन से पीरियड में आ रहा है, 4 और 5 में कितने का गैप है। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोलता कि D में 1 का गैप आएगा।
अच्छा, ये 5F कौन से पीरियड में आ रहा है? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि F में, क्या बात समझ में आ रही है आपको? S और P में कोई गैप नहीं आएगा, लेकिन D की जब भी बात होगी, D में हमेशा 1 का गैप होगा और F में हमेशा 2 का गैप होगा। अब मैं डायरेक्टली पूछता हूं, मुझे बताओ 3D कौन से पीरियड में आएगा? 1 का गैप। 4D कौन से पीरियड में आएगा? 5D किस में आएगा? सबसे बड़ा नंबर यही चल रहा होगा। और इसी तरीके से अगर 6D की बात करूं तो 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, 3D 3D बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, 4D बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड, 5D बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड, 6D बिलोंग्स टू, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, 4D बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड, 5D बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड एंड 6D बिलोंग्स टू डी में हमेशा 1 का गैप। अच्छा, गैप दो तरह के होते हैं कि 3D बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ये भी 1 का ही गैप है। अरे हाँ, होता नहीं है, पर बता रहा हूं ना, गैप के मतलब 2 होते हैं। क्या आपको मैंने बोला डी में 1 का गैप होता है, तो 3D को मैंने फोर्थ बता दिया, 3 और 4 में 1 का गैप दिख रहा है। 3D बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ये भी 1 का ही गैप है, पर ये उल्टा वाला गैप है, ये नहीं चलेगा। ई ना चॉल्वे, ई ना चॉल्वे, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। देखो समझना है ना। आप मुझे बताओ किस पे बात चल रही? 3D पे। सुनना ध्यान से, मैथमेटिकली समझिए इस बात को। 3D लिया, एक और ले लेते हैं 4F, एक और कुछ बोल दो 6P, चलो एक और बोलो, S भी बता दो, कोई भी S बताओ भी, 5S ले लिया, चलो ठीक है। ये 4 ले लिया, एक S लिया, एक P लिया, एक D लिया और एक, चारों को समझा दे रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने आपको बोला था S के साथ जो नंबर होता है वो N-1 N-2 में से कौन सा होता है? तो आपको इसको NS ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है? अच्छा, P के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है? NP ट्रीट कर लेंगे। D के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है? N-1D, N-1D। और F के साथ जो नंबर होता है वो होता है N-2F। ये बात तो समझ में आ जाती है। अब मुझे बताना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? क्या पीरियड नंबर का मतलब आउटर मोस्ट शेल नंबर होता है? क्या आउटर मोस्ट शेल को हम N-1 N-2 में से क्या लिखते हैं? N। मतलब अगर मुझे किसी का भी पीरियड नंबर निकालना है तो मुझे उसके N की वैल्यू निकालनी है। क्या बात समझ में आ गई इतनी? अच्छा, मुझे N की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ, S को S से कैंसिल कर दिया, इसके N की वैल्यू क्या है? कौन से पीरियड का? डायरेक्ट ही दिख गया, S और P में कोई लफड़ा ही नहीं है। इसका बताओ N का वैल्यू क्या दिख रहा है? 6। तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 6th पीरियड को, क्योंकि मुझे तो N की वैल्यू निकालनी है। ये जो 3 है ये N की वैल्यू है या N-1 की वैल्यू है? N-, और मुझे पीरियड नंबर के लिए N निकालना है, N-1 से मतलब नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर N-1 की वैल्यू 3 है तो क्या N का वैल्यू, ये जो N आया है ये आपको क्या बता देगा? पीरियड नंबर। 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। इधर आइए, 4F पे आ रहे हैं। 4F, F के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा N-2 को रिप्रेजेंट करेगा। N-2 से हमें मतलब नहीं, मुझे अगर पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है तो मुझे N की वैल्यू निकालनी है। अगर N-2 की वैल्यू 4 है तो N का वैल्यू क्या 6 आएगा कि नहीं आएगा? बेटा आएगा। इसका मतलब 4F बिलोंग्स टू 6 पीरियड, 2 का गैप चल रहा है। अब आप इसको, मतलब वो वैसी बात है कि समझने के लिए कैसे भी समझ लो, कुल मिला के है ना, कंक्लूजन ये निकलता है कि S और P में कोई गैप नहीं होता, D में हमेशा और F में हमेशा। S और P के साथ हमेशा N को रिप्रेजेंट करा जाएगा, P के साथ हमेशा N को रिप्रेजेंट करा जाएगा, D के साथ हमेशा N-1 को, और F के साथ हमेशा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो पीरियड नंबर निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिए? पीरियड नंबर। मैं आपसे पूछूं ये कौन से शेल का है? ये कौन से शेल का है? तो देखो S और P में जो पीरियड नंबर है वही शेल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं होता। D में कितने का गैप है? 1 का। इसके पीरियड नंबर अलग आएगा, इसका शेल नंबर अलग आएगा, दोनों में 1 का गैप आएगा। इसका पीरियड नंबर क्या निकला? 4। इसका शेल नंबर क्या है? 1 का गैप।
यहां पर बताइए इसका शेल नंबर क्या होगा 4 और इसका पीरियड नंबर क्या है 6। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हर सबशेल के लिए 2 एट्रीब्यूट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये सबशेल एटम में किस शेल में है और पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में है। दोनों के आंसर हो सकता है सेम हो सकता है अलग भी हो। आइए इधर, ठीक है, चलिए इस पे चल रहे थे हम। अब आपको अफबाउ रूल का सीक्वेंस याद होना चाहिए। ध्यान सुनना, क्या याद होना चाहिए? अफबाउ रूल का सीक्वेंस। 1s 2s 2p है ना, आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है तो आप देख लेना, क्योंकि मुझे बार बार स्लाइड पीछे ले जानी पड़ेगी इसलिए नहीं ले जा रहा। पहले पीरियड में मुझे बताइए सबसे पहला सबशेल कौन है? 1s। और मुझे पता करना है कि वो 1s कौन से पीरियड में आता है। तो मुझे 1s से लेकर 1s तक ही चलना है ना, ये वाली बात कर रहा हूं। एक बार बता ही देता हूं, अगर मुझे इसकी जानकारी चाहिए कि ये कौन से पीरियड में, तो मुझे यहां से स्टार्टिंग से लेकर यहीं तक चलना है। जैसे इसकी जानकारी चाहिए थी तो पूरा चले थे, 1s से लेकर 1s तक चला, सबसे बड़ा शेल नंबर 1, मतलब ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? फर्स्ट पीरियड को। और डायरेक्ट आप n की वैल्यू से भी देख सकते हो, बट मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं, तरीके कई सारे हैं तो सारे तरीके अपने को आने चाहिए। 1s सबशेल बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड। 1s के बाद अगला कौन आ रहा है? 2s। तो शुरू से लेकर 2s तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर 2 आ रहा है, तो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? सेकेंड पीरियड को। जो सबसे बड़ा शेल नंबर है वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 1s 2s के बाद अगला कौन आ रहा है? 2p। तो 1s से लेकर 2p तक चलो, सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो वो 2p किस में आएगा? सेकेंड पीरियड में आएगा, लेकिन s के बाद आएगा ऑब्वियसली। आगे बढ़िएगा, 2p के बाद आप अफबाउ रूल में देखिए कौन आ रहा है? 3s। तो 1s से लेकर 3s तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर 3 है, मतलब वो फर्स्ट पीरियड में आएगा, सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा? थर्ड में, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल नंबर रिप्रेजेंट्स दी पीरियड नंबर। फिर 3s के बाद अगली बारी देखिए किसकी आ रही है? 3p की। तो 1s से लेकर 3p तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर 3 आ रहा है, मतलब वो यहां पर बिलोंग करेगा थर्ड पीरियड में। इसके बाद अगला देखिए कौन आ रहा है? 4s। 3d नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है? 4s। अब 1s से लेकर 4s तक चलने पर सबसे बड़ा नंबर 4 है, मतलब वो फर्स्ट पीरियड में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा? फोर्थ में। सबसे बड़ा नंबर पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 4s के बाद उस सीक्वेंस में देखिए कौन आ रहा है? 3d। अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया, वैसे तो 3d बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, लेकिन सीक्वेंस समझ लीजिए। 3d की बात चल रही है, 1s से लेकर 3d तक चलो, सबसे बड़ा नंबर 4 आ रहा होगा। कौन आ रहा होगा? तो 3d बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड? फोर्थ पीरियड। यहां पर आ जाएगा 3d। उसके बाद आप देखोगे तो कौन आ रहा है? 4p। अगले पे चलिए, अगला कौन आ रहा है? 5s। तो 1s से लेकर 5s में सबसे बड़ा नंबर 5, फिर उसके बाद आएगा 4d और फिर आएगा 5। अभी सबसे बड़ा नंबर 5 ही चल रहा है, तो इसीलिए 6 पीरियड की बारी नहीं आई। अगला देखो कौन आ रहा है? 6s। 1s से लेकर 6s तक चलो, सबसे बड़ा नंबर 6 आ रहा है, मतलब पीरियड चेंज हो गया, 6s आ गया। अगला कौन आ रहा है? 4f। 1s से लेकर 4f तक चलने पर सबसे बड़ा नंबर 6 चल रहा है, और इसीलिए 4f बिलोंग्स टू 6 पीरियड। क्या 2 का गैप आ गया? यस। अगला कौन आ रहा है? 5d। अभी भी सबसे बड़ा नंबर 6 ही चल रहा है। फिर कौन आ रहा है? 6p। अभी भी सबसे बड़ा नंबर 6 ही चल रहा है, अभी तक 7 आया ही नहीं, अब आएगा 7। अब देखो अगला आ रहा होगा 7s, फिर आ रहा होगा 5f, फिर आ रहा होगा 6d और फिर आ रहा होगा 7p। यहां पर आके हमारे 118 एलिमेंट का फिलिंग खत्म होता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है? 7। पीरियोडिक टेबल का डिजाइन देखो, ये डिजाइन पे बेस्ड है, समझना। पीरियोडिक टेबल का डिजाइन याद करो, ऐसा बनाऊंगा, मतलब पीरियोडिक टेबल है। इधर देखो सब लोग, ये कौन सा ब्लॉक चल रहा है? डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? एस। ये कौन सा ब्लॉक है? और ये कौन है? एफ। पीरियोडिक टेबल का डिजाइन ये रहा, ठीक है, देखते जाइए। अब मुझे बताओ, किसी भी पीरियड की शुरुआत कौन से ब्लॉक से होती है? बीच में कौन आता है? डी और एफ। और खत्म किस पे होता है? पी पे। कोई भी पीरियड शुरुआत एस से करेगा, खात्मा, और बीच में कौन आते हैं? डी और एफ। ये फिक्स है, पीरियोडिक टेबल का पूरा डिजाइन बनेगा इसमें। हमारा कोई भी पीरियोडिक टेबल जब आप बनाते हो तो पीरियड की शुरुआत हमेशा एस से होगी, खत्म हमेशा पी पे होगा। 1p होता नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। शुरुआत हमेशा एस से होगी, खात्मा हमेशा पी पे होगा, और बीच में कौन आएंगे? डी और एफ। अब मुझे एक बात बताना,
एस के साथ जो नंबर चलता है वो एन चलता है या n-1 चलता है या n-2 चलता है, एन चलता है। तो फर्स्ट एन यही तो है, पीरियड नंबर ही को तो एन बोलते हैं। तो एस फर्स्ट पीरियड का एस कौन होगा 1s, सेकंड पीरियड का एस कौन होगा 2s, एन के बराबर चलेगा। थर्ड का 3s, फोर्थ का 4s, 5 का 5s, 6 का 6s, 7 का 7s। अगर मैं nth पीरियड की बात करूं भविष्य में आने वाले किसी पीरियोडिक टेबल के पीरियड की, तो क्या पीरियोडिक टेबल की शुरुआत एस ब्लॉक से होगी कि नहीं होगी? होगी। और वो एस एन होगा या n-1 होगा या n-2 होगा? एन होगा। मतलब पीरियोडिक टेबल की शुरुआत जब होगी तो वो एनएस से होगी। जनरलाइजेशन कर रहे हैं हम आगे आने के लिए, देखते चलिएगा। पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हमेशा एस से, खात्मा हमेशा पी पे। अगर फर्स्ट है तो 1p होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्वांटम नंबर इसलिए नहीं आया। सेकंड में 2p, थर्ड में 3p, सेवेंथ में 7p, तो nth में np। एस से शुरू होगा, पी पे खत्म होगा, एनएस से शुरू होगा, एनपी पे खत्म होगा। बीच में कौन आएंगे? डी और एफ। कौन आएंगे? अब देखो दोनों में से यहां पर जो एफ चल रहा है, देखते चलना, क्या वो एन है या n-1 है या n-2 है? और यहां पर जो चल रहा है वो डी कौन सा चल रहा है? n-1 डी। सुनते जाना। अब वैसे तो सीक्वेंस ऐसा है, लेकिन अब इसको याद करना पड़ता है ना, तो याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं, समझना, जुगाड़ के ऊपर बात करें ताकि चीज दिमाग में बैठ जाए। तभी भी पीरियोडिक टेबल की जब आप बात करेंगे तो किसी भी पीरियड की शुरुआत उसके एस से होगी, मतलब एनएस से होगी। पीरियड का खात्मा एनपी में होगा। और देखो एस, अपने दिमाग में एक सीक्वेंस होता है एसपीडीएफ, एस पी डी एफ। एस से शुरू करो, पी पे खत्म करो, रिवर्स डायरेक्शन। एस, क्या बात समझ में आ रही है आपको? एस से शुरू करो, पी पे, फिर डी और एफ में कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि डी और एफ दोनों बीच में आने, तो डी कहां आएगा, एफ कहां आएगा? एस पी। फ्यूचर में अगर जी आया तो वो भी आएगा। देखो एस पी, यहां कौन आएगा? डी। डी के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है? n-1। फिर यहां कौन आएगा? एफ। एफ के साथ जो नंबर होता है वो, अगर फ्यूचर में जी कभी आया तो यहां आएगा, एफ के बाद कौन आएगा? जी। जी के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है? अब देखो ये तो अपन ने बना लिया सीक्वेंस, एस से शुरू करो, पी पे खत्म करो, रिवर्स में डी एफ जी एच, कुछ भी आए वो सब ऐसे आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरोगे, क्या भरोगे? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेगा कि एस के बाद पी में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो n+l रूल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? और n+l के हिसाब से ये सीक्वेंस है, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, और इसके बाद इसमें। आप देखते जाओ, पूरा ऑफ बार रूल है। सबसे पहले ऑफ बार रूल की कॉपी देखते रहना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद फिर 4s के बाद 3d, फिर किसमें गया? 4p, क्योंकि थर्ड वाले में ये तो होते ही नहीं है, तो जो होगा उसमें भरता जाएगा। ये सीक्वेंस आया। अब सुनना, इसको अब याद करने का एक और तरीका, समझने का एक और तरीका, सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं। कितने पीरियड है? 7। एस को अपन क्या बोलेंगे? स। पी को अपन क्या बोलेंगे? प। डी को अपन क्या बोलेंगे? ड। और एफ को अपन क्या बोलेंगे? फ। सब डफ। क्या लिखा है? स प ड फ। ठीक है ना? सुनते जाना। पहले में आएगा स, कौन आएगा? दूसरे में आएंगे सप सप। पहले में एक ही आया, दूसरे में अब 2-2 बार रिपीट होंगे। सीक्वेंस देखते जाओ। स सप सप, सड़प सड़प, सड़प सड़प, सफ डप, सफ डप। 2-3 बार बोल लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। पहले स, दूसरा सप सप, फिर सड़प सड़प, फिर सफडप सफडप। फिर से बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर सड़प सड़प, फिर सफ डप सफ डप। अगर मैं इस जी को हटा दूं तो स फ ड, ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस होता है। इलेक्ट्रॉन पहले ns में जाएगा, जी को अगर हटाते फिर n-2f में जाएगा। n-2f में कब जाएगा? जब वो होगा। 1f नाम की कोई चीज होती नहीं है, 2f नाम की कोई चीज होती नहीं है, 3f नाम की कोई चीज होती नहीं है। 4f बिलोंग्स टू
तो इसकी जरूरत होगी तो ही आएगा, है ना। तो एक सीक्वेंस अपन ने बनाया, इस सीक्वेंस के ऊपर और चर्चा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बट अभी ये सीक्वेंस एक अपन ने सेट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है सबसे पहले NS, फिर NP, N-1D, N-2F, N-3G। ये तो सीक्वेंस लिखने का तरीका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते वक्त ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, मैंने यहां बोला है NS से शुरू होगा और NP पे खत्म होगा। मैंने ये नहीं बोला कि NS के बाद इलेक्ट्रॉन NP में जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? स ड प स फ ड, मतलब इस पे खत्म होगा। ध्यान से सुनना शब्दों को, NS से शुरू होगा और NP पे खत्म होने का मतलब है बाकी इलेक्ट्रॉन इसके बीच में भरेंगे। उस बीच का सीक्वेंस याद करने के लिए हमने या तो SPDF ऐसा याद कर लो, और या फिर स सप सप सड़प सड़प सबडप 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 याद कर लोगे तो इससे आपका अव्वाव रूल भी पूरा आ जाएगा। सबसे पहले S। अब देखो एक और बात समझना, आपने स प ड फ याद कर लिया, लेकिन सा तो पहले में भी आ रहा है, स, फिर सप सप, फिर सड़प सड़प, फिर सबडप सबडप। चेक करिएगा कितने पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिएगा, ये पीरियड नंबर हो गया। इस पीरियड नंबर में कौन कौन से सबशेल आ रहे हैं बताइए। पहले में कौन आएगा? स, दूसरे में सब, सीक्वेंस ध्यान रखना है ना, फिर सब, फिर सड़प, फिर बोलो स फ ड प, फिर बोलो स फ ड प। ये सीक्वेंस हो गया। लेकिन बात वही आ गई, अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, कौन से S में जा रहा है? रिंग रोड वाली बात चल रही है ना। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये S कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। याद करो S में इलेक्ट्रॉन हमेशा N में जाता है। N की वैल्यू किसके बराबर होती है? पीरियड नंबर। तो बताओ ये S कौन सा है? 1S। ये कौन सा है? 2S। ये कौन सा है? ये 4, 5S, 6S। अच्छा, P में इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में जाता है? N में। पहले में तो P है नहीं, तो ये कौन सा P होगा? 2P। ये कौन सा होगा? 3P। 4 वाला 4P, 5P, 6P और अच्छा D में हमेशा एक का गैप होता है। D के साथ जो नंबर चलता है वो N चलता है या N-1 चलता है? पीरियड नंबर को ही अपन N बोलते हैं ना, ध्यान रखना इस बात का। D के साथ जो नंबर चलता है वो N चलता है या N-1 चलता है? N-1। मतलब यहां 4D लिखूं या 3D लिखूं? 3D। यहां कौन आएगा? 4D। यहां कौन आएगा? 5D। यहां कौन आएगा? 6D। आगे सुनिए, F के साथ जो नंबर चलता है वो N, N-1, N-2 में से क्या चलता है? N-2। तो अगर ये 6 है तो यहां क्या आएगा? 4F। यहां क्या आएगा? 5। ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। यही अव्वाव रूल का सीक्वेंस है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने का सीक्वेंस। अब आगे की बात सुनिएगा, ये जो हमने सबशेल लिखा, इसके बाद की कहानी समझिए। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से एटॉमिक नंबर का रेंज आता है। जैसे अपन जानते हैं पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, तो एटॉमिक नंबर 1 भी आता है और 2 भी आता है। सेकंड में कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मतलब एटॉमिक नंबर 3 से लेकर N तक आता है। इस रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हमेशा S ब्लॉक से हो जाएगी और खात्मा हमेशा P ब्लॉक। अच्छा, S ब्लॉक में शुरुआत हमेशा ग्रुप 1 से होगी और P ब्लॉक में खात्मा हमेशा ग्रुप 18 में होगा। क्या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक सबको पता है ली ना की रब से फरिया, है ना। जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, आगे आ जाएंगी चीजें, लेकिन हाँ यूज कर रहा हूं, है ली ना की रब से फरिया, ये एलिमेंट्स है। और इसी तरीके से ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है, ये दो चीजें हमेशा दिमाग में होनी ही चाहिए। बताइए यहां पर कौन आएगा? हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी और ऑगी। हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी और ऑगी, है ना। कई लोग है ना आगर करके 0 रन ऑगी, लास्ट में ऑगी, ऑगी अंदर कॉकरोचेस, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। 118 ये लास्ट एलिमेंट है, 118 यही है। अब सुनो, ये दो चीजें हमेशा याद होनी चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल का पीरियड कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन से शुरू होकर हीलियम पे खत्म होगा, सेकेंड पीरियड लिथियम से शुरू होकर नियॉन पे खत्म होगा, थर्ड पीरियड सोडियम से शुरू होके आर्गन पे खत्म होगा, एंड सो ऑन।
अब इनके एटॉमिक नंबर पे बात करते हैं। आगे एक टॉपिक आएगा मैजिक नंबर्स, उसमें भी हम पढ़ेंगे, बट अभी डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ये एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली आगे। क्या इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर याद है? बताओ। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और अगर वो याद नहीं तो यहां से भी कर सकते हो। 10 के बाद अगला 11, 36 के बाद अगला 37, 86 के बाद अगला 87, वैसे भी कर सकते हो, बट ये याद होने ही चाहिए, टाइम बचता है क्योंकि कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। तो ये सीक्वेंस है। मुझे बताओ फर्स्ट पीरियड में एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक आएंगे? 1 से लेकर 2। सेकेंड पीरियड में 3 से लेकर 10 तक। तो यही बात हम यहां पर लिखने वाले हैं कि इसमें जो एटॉमिक नंबर का रेंज है, सबसे पहले फर्स्ट पीरियड ये रहा है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। और यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी और औगी। अब इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका है 10, इसका है 18, इसका है 36, इसका है 54, इसका है 86 और इसका है 118। 118 मतलब लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अगर हाइड्रोजन याद नहीं है तो काम ही खत्म है। इसका 2 है तो इसका 3 है, इसका 10 है तो इसका 11 है, 18 के बाद 19, 36 के बाद 37, 54 के बाद 55 और 86 के बाद 80। ये इनका सीक्वेंस आ गया कि भैया फर्स्ट पीरियड में कहां से लेकर कहां तक के एलिमेंट्स आ सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 2। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं 8, इसमें भी आएंगे 8, फिर आएंगे 18, फिर आएंगे 18, फिर आएंगे 36 और फिर आएंगे 30। यही मैजिक नंबर होते हैं, 2, 8, 18 और 36। इन्हीं को आगे जाके हम लोग एक नाम दे देंगे और वो नाम क्या होगा बेटा? मैजिक नंबर। अब सुनना, समझते चलना। ये जो अभी मैंने क्वांटिटी लिखी है, ये क्वांटिटी तो मैंने यहां से लिख दी, लेकिन इसके लिए एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है पीरियोडिक टेबल के अंदर। लाइन सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसको लेकर एक लाइन लिखी हुई है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीरियड ऑर्बिटल या सबशेल ऑर्बिटल्स। इस तरह से लाइन लिखी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी पीरियड में जितने भी सबशेल आते हैं, क्या इन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इनके अंदर डब्बे होते हैं, एस के अंदर 1 डब्बा, पी के अंदर 3 डब्बा, और उन हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। वो ट्वाइस जो बोला है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोला गया। क्या कहने का मतलब? एक काम करें, पहले इसको लिख लो फिर समझाता हूं। थर्टी टू वाला क्या हो गया? 30, अच्छा 6 लिख दिया क्या? सॉरी, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर ही लिख दिया। यहां 32 आएगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32।
बोलते वक्त क्या बोला था? 32 बोला, 36 बोला था? 36 से बोला था, 32 आएगा, है ना? 2, 8, 18 और 32 मैजिक नंबर्स। अभी खैर वो ट्वाइस वाले से करेंगे तो आ ही जाएगा। चलिए ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी आपको चीजें बताई गई हैं कि किस शेल में कौन सा, मतलब किस पीरियड में कौन सा सब शेल आएगा, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक बार ध्यान सुनना। टोटल कितने पीरियड बोले मैंने? 7। पहला पीरियड कौन आएगा? ट्रिक से डायरेक्टली, है ना, स, फिर सप, सप, सड़प, सड़प, सवडप, सवडप। सीक्वेंस क्या होता है? किसी भी पीरियड की शुरुआत किससे होगी? एनएस से। खात्मा किस पे होगा? एनपी पे। फिर रिवर्स डायरेक्शन में कौन आएगा? n-1d, n-2f और n-3g। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते वक्त ये वाला सीक्वेंस फॉलो होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे सुनिएगा, मैं आपको एक लाइन के ऊपर बात कर रहा था जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड क्या होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट गिवन पीरियड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके लिए आपको यह पहचानना है कि इस पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं? और जितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ट्वाइस से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि हर डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? तो अब बात सुनना ध्यान से, मुझे बताइए एस में कितने ऑर्बिटल डब्बे हैं? एस में कितना डब्बा होता है? 1। तो फर्स्ट पीरियड में एस के अलावा और कोई तो यूज नहीं हो रहा। इसमें कितना डब्बा? 1। जितने डब्बे उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ट्वाइस। तो 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन यूज हो रहा है? 2s और 2p। एस में कितना डब्बा होता है? 1। पी में कितने डब्बे होते हैं? 3। टोटल डब्बे हो गए 4। जितने डब्बे उसका ट्वाइस कर दो तो टोटल 8। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अगला देखिए, थर्ड में कौन कौन यूज हो रहा है? एस और पी। एस में कितना डब्बा? 1। पी में कितने डब्बे? 3। टोटल डब्बे 4। जितने डब्बे उसका ट्वाइस कर दो, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन पीरियड। आइए इधर फोर्थ में देखिए कौन कौन यूज हो रहा है? एस, डी और पी। एस में कितने डब्बे? 1। पी में कितने डब्बे? 3। डी में कितने डब्बे? 5। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 का डबल 80, ट्वाइस द नंबर। अगेन आइए, यहां पर भी एस, डी और पी है तो क्वांटिटी सेम ही आने वाली है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर एफ आ गया। मुझे बताइए इसमें कितना डब्बा? 1। 1 + 3, 4 + 5 9 + 7 16, 16 का डबल 16 का डबल 30। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि एक डब्बे में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसको मैं एक तरीके से बोलता हूं, वो तरीका क्या है ध्यान से सुनना। किसी भी पीरियड में उतने ही एलिमेंट आएंगे, या फिर ऐसा बोलूं कि हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान सुनना लाइन को, हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, अभी हम लोग क्योंकि कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब चीजें काम आएगी, इसलिए सुनना। मान लीजिए मैंने सोडियम बोला, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11।
अब हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन मतलब 11 के बदले मैंने क्या कर दिया, अब अगर मैं 12वां इलेक्ट्रॉन लाऊंगा तो वो सोडियम को थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा, वो एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप किसी तरीके से ये पता कर लो कि किसी पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। मुझे बताइए एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट। बताइए एस और पी में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 + 6 8। हर नया इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर बताइए 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। यहां पर देखिए 2 + 10 + 6 कितना हो जाएगा? 18। यहां पर भी सेम आ जाएगा 18। 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 14 32। तो हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट पॉइंट इसमें जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? टाइप। टाइप कहने का मतलब आप देखो 4 तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? एक तो 2, फिर 8, फिर 18 और फिर, अब 4 नाम है। एक है शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्गेस्ट। 4 टर्म्स यूज कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्ग। अब इन चारों को इन नाम से मैच करो। शॉर्टेस्ट कौन होना चाहिए? जिसमें क्वांटिटी सबसे कम है। शॉर्ट कौन होना चाहिए? जिसकी क्वांटिटी उससे ज्यादा को लॉन्ग और उससे ज्यादा वाले को लॉन्गेस्ट। तो मुझे बताइए अगर मैं इसको बोलूं तो इस पीरियड का नाम क्या रखा जाना चाहिए बेटा? शॉर्टेस्ट। इसको क्या बोला जाना चाहिए? शॉर्ट। इसको भी क्या बोला जाना चाहिए? शॉर्ट। फिर 18 वाले को बोला जाएगा लॉन्ग, 18 वाले को बोला जाएगा लॉन्ग, उसके बाद आ जाएगा बेटा लॉन्गेस्ट और उसके बाद भी आ जाएगा बेटा लॉन्गेस्ट। ये नोट कर लें। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अभी हमें डिस्कस करने हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है।